बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा घर मेरी जन्नत आगाही प्रोग्राम है, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ट्रांसमिशन है। मकसद सिर्फ यही है कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में एक आलमी वबा के तौर पर फैला हुआ है, पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और इसका नाज़रीन चूँकि ये वायरल डिजीज़ है, इसका इलाज, इसकी वैक्सीन जो है वही इसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। और वो बदकिस्मती ये है कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी है, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि दिसंबर में जब ये डायग्नोज किया गया, चाइना में जब ये डायग्नोज हुआ, तो उसके बाद से इसका ये मराहिल शुरू हुए कि किस तरह से इसका इलाज किया जाए, किस तरह से इसकी वैक्सीन तलाश करने की कोशिश की जाए। लेकिन इन तमाम की तमाम कोशिशों में अभी ये कहा जा रहा है, गो के जर्मनी कहा जा रहा है कि कामयाब हो गया है, बरतानिया ने कामयाबी हासिल कर ली है वैक्सीन बनाने में, चीन में बहुत ज़्यादा रिसर्च आगे जा चुकी है और इंसानों पर तजर्बात के हवाले से भी जो है वो काम आगे जा रहा है। लेकिन कोशिश ये है कि सितंबर अक्टूबर तक भी जितनी भी ज़्यादा कोशिश की जाए, सितंबर अक्टूबर तक ये कहा जा रहा है कि इसको बाकायदा प्रॉपर मार्केट नहीं किया जा सकता और उस तरह से बल्क में दस्तयाब ये नहीं होगी वैक्सीन। तो नाज़रीन, वैक्सीन है नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आती, इसका प्रॉपर इलाज दरियाफ्त नहीं होता, लोगों को हॉस्पिटल्स में ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्लिनिक्स में ट्रीट नहीं किया जा सकता, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, तो फिर अब क्या किया जाए? मीनवाइल सितंबर तक क्या अपने आप को हवाले कर दिया जाए कोविड-19 के? नहीं नाजरीन, हवाले नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ज़रूर किया जा सकता है कि उस वक्त तक हमें जो एक वाहिद तरीका सामने आया है जिससे यकीन कीजिएगा कि चीन बिल्कुल इस वबा से बाहर निकल आया है, और वो वाहिद तरीका यही है कि महदूद रहिए, महफूज रहिए, अपने घर में रहिए, महफूज रहिए। हमारी ट्रांसमिशन का जो लोगो है वो भी यही है कि मेरा घर मेरी जन्नत। अपने अपने घर को, ये जो हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि आपने अपने घर को इसमें सबसे महफूज तरीन पनागाह तस्वर करना है। जब कोई दुश्मन हमलावर होता है इंसान के ऊपर, किसी भी कोई जानवर हमलावर होता है, कोई मौसम हमलावर होता है, तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि फटाफट अपने घरों में पहुंचा जाए। तो घरों में जब पहुंचा जाए तो वो इसलिए कि घर की छत जो है वो महफूज पनागाह तस्वर की जाती है। तो कोविड-19 ये एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जिससे बिल्कुल एक ही फ़िलहाल पनागाह सामने आई है, और वो है आपका घर। महदूद रहिए, महफूज रहिए, घर में जितना आप रहेंगे उतना ही आप महफूज रहेंगे। ये हवा में उस तरह से मौजूद नहीं होता, इसको कहा जाता है कि एयरबॉर्न है, लेकिन साथ साथ आपको इसमें शामिल करना ये ज़रूरी है कि आपने जितना ज़्यादा अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के उस थीम पर अमल करेंगे उतना ही कामयाब रहेंगे। जनाज़िन, समीना वकार ने हमें ज्वाइन किया है। समीना वकार पहले से इस जंग को करती हुई कर रही थी आप। तो समीना, ओवर टू यू के जी हाँ, कोविड-19 के बिल्कुल। हवाले से क्या आपने है? हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शायद डॉक्टर नौशीन अख्तर, डॉक्टर नौशीन हामिद। जी बिल्कुल, डॉक्टर नौशीन हामिद पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। बहुत कंसर्न्ड इस वक्त जो है वो पैनल ने हमें बंदा दिया है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की, क्या सिचुएशन है इस वक्त? मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ फोरम से, मुख्तलिफ चैनल से आ रही हैं कि जनाब ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, इस वक्त तक काबू हो जाएगा, उस वक्त तक काबू हो जाएगा। तो क्या सिचुएशन है, किस तरह से देखा जा रहा है इसको हुकूमती कॉरिडोर्स में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें तो इस वक्त कोई शक नहीं है कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है उसका फैलाव जो है वो जारी है जी। और बड़ी तेजी से, चूंकि ये बहुत इजीली इन्फेक्ट कर देता है, बिल्कुल एक करीब आने से, हाथ मिलाने से या किसी भी कोरोना वायरस के पेशेंट के करीब जाने से ये बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से जो है वो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। जी। तो इसका फैलाव तो इस वक्त जारी है और इसको रोकने का वाहिद तरीका, जैसा कि आप अभी खुद भी बता रहे थे, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये कि हुकूमत के जितने भी इकदाम हैं और जितनी भी डायरेक्शन दी जा रही हैं, देखा ये जा रहा है कि अवाम उसको उस तरीके से फॉलो नहीं कर रही है। जो लॉकडाउन, जिन SOPs को सामने रख के लॉकडाउन में जो थोड़ी बहुत नरमी की गुंजाइश दी गई है, उससे ज्यादा जो है वो अवाम जो है वो इस वक्त जो है वो फॉलो ना करते हुए ज्यादा मेल जोल रख रहे हैं। आपको इस वक्त भी आप अगर बाहर सड़कों पे निकलें तो आपको बेतहाशा जो है वो लोग जो है गैदरिंग जो है वो नजर आ रही हैं। लोग इकट्ठे गली मोहल्लों में मिलकर बैठ रहे हैं।
तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके फैलाव को मजीद तेज करेंगी। तो नौशीन साहब फिर क्या किया जाएगा इसके लिए, क्या हुकूमती इक़दामात सामने आ सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने कुछ सेक्टर्स को इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई ताकि जो रोज़गार ज़िंदगानी है लोगों के वो भी मुतासर ज़्यादा ना हो, और लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी है कि किस तरह से उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करना। और जैसे कि अभी आप कह रही हैं अगर लोग नहीं कर रहे, उस SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा और बिल्कुल उसको समझ रहे हैं कि शायद नॉर्मल हालात हो गए, तो फिर तो ये खुदा ना खास्ता वर्ड्स की जानिब अगर जाना शुरू होगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी इसके ऊपर? फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? देखिए जी, कोशिश तो यही है कि जो अवाम है वो खुद से कोऑपरेट करे। इस वक्त जिन चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने अलाउ किया जिन इंडस्ट्रीज के लिए या जिन कारोबार को खोलने के, वो लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनली ये बड़ी रिसर्च के बाद और वो सारी चीजें डिटर्मिन करके कि कौन सी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर अगर लोग जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे SOPs को फॉलो करते हुए तो वहाँ पे ट्रांसमिशन का खतरा नहीं होगा। तो उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके उनको सर्टन डायरेक्शन के साथ उनको खोलने की इजाजत दी गई है। इसी तरह से बाकी भी आप देखें कि जो इनको बार बार बताया जा रहा है कि अगर आपने शॉप्स भी जाना है, ग्रोसरी के लिए भी जाना है, आप सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें। अब गवर्नमेंट तो यही सब कुछ कर सकती है और इसमें आप लोग भी एक, मैं समझती हूँ इस वक्त बहुत एक मुफीद किरदार अदा कर रहे हैं कि सारा दिन आप लोग भी मेहनत करते हैं लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए, मगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये चीज उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक अवाम जो है वो खुद कोऑपरेट ना करे। जब अच्छा, तक खुद इस चीज को एक चीज और जानना चाहूंगी आपकी इजाजत से, अगर यू डोंट हैव अ क्वेश्चन तो डॉक्टर साहब, वो ये कि अभी आपसे पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी पिम्स की एक डॉक्टर साहिबा से, और उन्होंने हमें बताया कि जो इस वक्त जो कोरोना वायरस के पेशेंट है तकरीबन, उन्होंने कहा कि तादाद जब से हमने ये देखा कि थोड़ी रिलैक्सेशन हुई है बढ़ती जा रही है पेशेंट्स की, और तकरीबन 121 उन्होंने रिपोर्ट किए हैं अभी उनके पास जो पेशेंट्स आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कुछ जो है ज़्यादातर इस वक्त जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो क्रिटिकल नौइयत के आ रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज़ ये कही कि अगर तो जैसे अभी कोरोना वायरस का खतरा टला तो नहीं है पूरी दुनिया से ना पाकिस्तान से, तो अगर ये खुदा ना खास्ता थोड़ा वर्स होता है, अगर हम ये देखते हैं कि जून जुलाई तक इनकी तादाद में इजाफा होता है, तो शी सेड कि अभी हम फिलहाल उस तरह से इक्विप्ड नहीं हैं, हम क्रिटिकल पेशेंट्स को उस तरह से डील नहीं कर सकते क्योंकि वेंटिलेटर्स नहीं हैं, दीगर जो उसके साथ ज़रूरी सामान है वो नहीं है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो तरबियत याफ्ता जो डॉक्टर्स का ग्रुप है वो इतना कम है कि जिनको हम आइसोलेशन वार्ड में जिसको वो केयर कर सकते हैं। तो ये जो सिलसिले हैं इसके लिए क्या हुकूमती लाहे अमल क्या होगा, किस तरह से वेंटिलेटर्स में इजाफा, क्योंकि अभी हमने ये भी सुना है कि चाइनीज़ टीम जो कल पाकिस्तान आई है जो अपने साथ कुछ सामान भी लाई है, माहिरीन की टीम और डॉक्टर्स को भी इस हवाले से वो अवेयर करेंगे, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह से इसको टेक केयर करना है कि अगर खुदा ना खास्ता हालात वर्स होते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट तो होना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड नेशन हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो भी जो है इसको उस तरीके से डील करने में नहीं कामयाब हो रही, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से डेथ रेट जा रहा है और किस तरीके से उसके हॉस्पिटल्स जो हैं और फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर चुके हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं, मैं समझती हूँ कि वो मैक्सिमम जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। वेंटिलेटर्स को पूरा करने के लिए चाइना से मुसलसल हमें सप्लाई आ रही है, ये वन टाइम नहीं है, ये हर वीक में 1-2 फ्लाइट जो भी आ रही हैं वहाँ से उनके ऊपर वेंटिलेटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और बाकी इक्विपमेंट भी जो प्रोटेक्टिव केयर डॉक्टर्स के लिए है वो भी अब मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक जो है उसकी कमी जो है वो पूरी हो चुकी हुई है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो है उसकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए आपको ये इजाफा जो है वो पेशेंट्स में नजर आ रहा है। जहाँ तक ये कि ज्यादा तादाद में क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि हॉस्पिटल आ ही वो लोग रहे हैं जिनके सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो खुद रिपोर्ट नहीं करे। लोग जो हैं इस वक्त, ये भी मेरी आपके तवज्जो से ये है कि जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स भी हैं वो भी अपना रिपोर्ट जरूर करें ताकि उनके इर्द गिर्द वाले लोगों को महफूज बनाया जाए। तो इस वक्त लोग ये सोच के कि जब हमारा पता चलेगा तो हमें हुकूमत दे देगी, हमें क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से लोग अपने आप को छुपा भी रहे हैं और सिर्फ वो लोग सामने आ रहे हैं जिनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अवाम में आगाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन का जो थीम दिया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन
को हम प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी तो नहीं कहा जा सकता। स्मार्ट लॉकडाउन का जो थीम बनता है वो यही है कि जब हमला होगा, जब जिस इलाके में ज़्यादा खुदा ना खास्ता कोविड के पेशेंट्स निकलेंगे तो उसको सील कर दिया जाएगा। यानी पोस्ट विक्टिमाइजेशन जो है इसको ये कहा जा रहा है, प्रिवेंटिव नहीं कहा जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से फिर इसको ऑब्जर्व किया जाएगा? खुदा ना खास्ता सिचुएशन तो अभी भी वर्स हो सकती है। जी जी, नहीं सिचुएशन की देखें इस वक्त अब इसका एक तरीका ये है कि जो रैंडम टेस्टिंग है, अभी तो हम सिर्फ वो कॉन्टैक्ट एंड ट्रेसिंग कर रहे थे कि जो पेशेंट आते हैं उनके जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो उनकी इमीडिएट फैमिली होती है या उनके मोहल्ले में या अगर कोई वर्क प्लेस है तो वहाँ पर उनको टेस्ट किया जाता है। अब हुकूमत जो है वो रैंडम टेस्टिंग का एक सिलसिला शुरू करने लगी है कि जिसके अंदर रैंडमली जाके पॉपुलेशन को जिनके अंदर नहीं भी कोई सिम्टम्स होंगे या उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट में नहीं भी कोई कोरोना पेशेंट होगा तो उससे सिचुएशन जो है वो मैं समझती हूँ कि कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो छुपी हुई पॉकेट्स या वो छुपे हुए लोग जिनके जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो खुद तो कोई सिम्टम नहीं है मगर वो उसको फैलाने में जो है वो बहुत उनका वो होता है, एक किरदार होता है कि उसकी वजह से फैलता बहुत है। तो अब ये रैंडम टेस्टिंग का भी सिस्टम जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा डाटा जो है हमारे पास आएगा और हम ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इस वक्त यही है कि जितने ज्यादा लोग टेस्ट हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोगों का पता चल जाएगा हमें, उतना ही जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक जरा बताइएगा, पाकिस्तान में उस तरह से गो के इस सारे खित्ते में हम देखते हैं एक्सक्लूड करके चाइना को, तो कोई इतना ज़्यादा हमला उस तरह से कोविड-19 का नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली आप किस तरह से देख रही हैं कि क्या वजह बन सकती है? क्या अभी तक इस बात पर जो है वो तहकीक हुई है कि क्यों नहीं हो रहा? बर वक्त हुकूमती इक़दाम की वजह से, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, या टेस्टिंग ना होने की वजह से अभी हमें पता नहीं चल रहा, या कोई नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा है? देखिए नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में तो अभी कोई हमारे पास ठोस सबूत तो नहीं आया, मगर कुछ अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ पर उस तरीके से, क्योंकि देखिए केसेस तो छुप सकते हैं, अमवात नहीं छुप सकती। तो अमवात हम देख रहे हैं कि बाकी जिस तरह से डेवलप नहीं। डॉक्टर साहब हर डेथ जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं होती, रजिस्टर भी नहीं होती ना? देखिए ये इसमें ये है कि ये पेशेंट काफी सीरियस होते हैं जिनकी डेथ होती है, तो उनको सूनर और लेटर हॉस्पिटल आना ही पड़ता है, और जो एक दफा हॉस्पिटल आ जाता है वो तो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। हो सकता है कि कोई एक बहुत माइन्यूट सा फ्रैक्शन 1-2% कोई ऐसे हो जो कि मिस हो जाते हो, मगर मेजॉरिटी डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि ये पेशेंट घर पे मैनेज होते ही नहीं है, तो इनको हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। तो बाकी है कि जो आहिस्ता आहिस्ता डाटा कलेक्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या वजह। बेशक इसमें यह है कि हुकूमत ने भी शुरू में जिस तरह इकदाम किए थे और हमने देखा था कि चाइना से एक केस भी पाकिस्तान जो है वो नहीं आया था, ये अनफॉर्चुनेटली ये ईरान से जब एकदम इन्फ्लक्स आया और जब बाहर से जब हमारे ज़ायरीन और हमारे उम्रा ज़ायरीन वगैरह आए उस वक्त ये आया था। तो मगर अब टाइम के साथ साथ देखिए चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो समझ आ रही हैं कि किस तरह से हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि हुकूमत और तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त अपना मैक्सिमम वसाइल भी और अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अगर अवाम कोऑपरेट करेगी, ये सिर्फ अवाम की कोऑपरेशन की जरूरत है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा इसके अलावा पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। तो लोग वॉलंटरीली अगर जिस तरह से हुकूमत कह रही है अगर उन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो रुक सकती है, और अगर ये इस तरह से ना हुआ तो जिस तरह कल वजीर आजम साहब ने कहा है कि जो मसाजिद के लिए SOPs दिए गए हैं अगर उनके ऊपर अमल करते हुए हमें जो मस्जिदें नजर नहीं आएंगी फिर हम उन मस्जिदों को क्लोज कर देंगे। तो दरखास्त यही है कि लोग वॉलंटरीली इसको कर लें ताकि हुकूमत को सख्त इक़दाम ना लेना। दुरुस्त। डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता जो है उसको बड़ा वाज़ेह कर दिया कि अगर जो SOPs बनी हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, और खुदा न खास्ता इसका स्प्रेड होना ही इसी तरह से है कि जब आप इन कांटेक्ट होते हैं किसी से भी तो ये स्प्रेड आउट होता है, तो फिर गवर्नमेंट को ला मोहल्ला ज़ाहिर है फिर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, और जो चीज़ें खुली हैं वो उनको वापस बंद करना भी शायद पड़ना पड़ जाए। तो उसके लिए एक तो आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ज़ाहिर है हमारा जो काम है वो तो हम लोगों को अवेयर कर ही रहे हैं। एक इसके अंदर एक चीज़ और ये होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का जिन लोगों के ज़ाहिर है कारोबार ज़िंदगी मुतासर हुए हैं वो इस कदर परेशान है कि वो कह रहे हैं कि जी कब तक
ये सिचुएशन रहेगी और आखिर कब तक नहीं खुलेंगे हमारे रोजगार जिंदगानी और ये किस तरह से चलेगा। आपने देखा जैसे अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है उसने हाथ खड़े कर दिए, जाहिर है वो भी परेशान है, वो भी लॉकडाउन के हक में नहीं है। उनकी मईशत हालांकि हमारी मईशत से बहुत स्ट्रांग है। तो फिर इसका अवाम को थोड़ा सा कैटेगराइज करके समझाना होगा कि इस डिजीज को की रिकवरी जो है या इसके सामने आने की मुद्दत अगर वो है 15 दिन, 14 से 13, 14, 15 दिन में, 17 दिन में अगर ये सामने आती है और पता चलता है तो इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है। कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स, कुछ डाटाज आप लोगों के पास होना चाहिए जो आप गवर्नमेंट आवाम को बताए तो आवाम को थोड़ा से तसल्ली हो कि जी अगर हम घरों में बैठ जाएंगे तो एटलीस्ट महीना, 2 महीने, 15 दिन इसको मंजर आम पे आने में लगेगा। जो वर्स होंगे उनकी कंडीशन जाहिर है खुदा न खास्ता अगर जो रिकवरेबल हैं वो हो जाएंगे, नहीं जो है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन जो लोग वापस हो सकते हैं उनको कम से कम 1 से 2 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, ताकि लोग जरा तसल्ली से समझे कि शायद ये 2, 3, 4 महीने का मैटर है तो हम घरों में तसल्ली से बैठ जाएं। भी उनके जहनों में ये कि पता नहीं शायद कब या शायद कभी नहीं। तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है वो, इंशाल्लाह ताला इसमें एक दिन तो इसमें जाना ही है, क्योंकि जैसे जैसे ये फैल रही है और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो 80% लोग वो होते हैं जिनको बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल। वो उन लोगों की जो है वो उनके बीच में से जब कोरोना गुजर जाता है तो उनकी इम्यूनिटी बन जाती है। तो इस तरह पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप हो रही है, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन में इसके खिलाफ, क्योंकि जब उन लोगों तक दोबारा वो आएगा तो जाहिर है कोई इफेक्ट नहीं होंगे, वो ट्रांसमिशन जो है वो टूटेगी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी तो बिल्ड करने का कुछ महीनों का मैकेनिज्म होता है। मगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ 6 हफ्ते स्ट्रिक्टली लोग जो है हुकूमत की हदायत पे अमल कर लें तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो बहुत हद तक जो है वो रुक सकता है। प्रोसेस पूरा खत्म होने में तो 2-4 महीने लग सकते हैं, मगर 6 वीक का अगर स्ट्रिक्ट फॉलो कर लिया जाए हुकूमत की हदायत पे तो इसका ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद भी जो SOP के तहत लोग घरों से निकले और वो करें तो वो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि जी बिल्कुल। डॉक्टर साहबा एक मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, वो किस हद तक सस्टेन कर पाएगा, कितना उसमें पोटेंशियल और कैपेसिटी है इतनी कि खुदा ना खास्ता आने वाला 1 आध महीना जो कि सख्त कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से भी सख्त कहा जा रहा है, तो उसको इक्विप किया जा रहा है या वो किस हद तक इक्विप हो सकता है? ये देखिए इस वक्त हुकूमत पूरी तरह से इस तैयारी में है, क्योंकि हमारा अंदाजा यही है कि मई के आखिर में और जून के शुरू में या मतलब है कि मिड मई के बाद जो है वो प्रेशर हॉस्पिटल्स पे बढ़ना शुरू होगा। तो उसके लिए जाहिर है हुकूमत पूरी तैयारी कर रही है। वेंटिलेटर्स की तादाद जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो खुल रहे हैं, नए जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर डॉक्टर जफर मिर्जा से कभी बात हुई हो या उन्होंने कुछ शेयर किया हो डेटा, किस हद तक हम नंबर्स को, अब जैसे हमारे पास तकरीबन 12,000 के करीब नंबर्स जो है वो आज इस वक्त तक हो गए हैं पाकिस्तान में, तो किस हद तक नंबर्स को मैनेज किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम हमारा? जो देखिए बेसिकली तो आपको जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए वेंटिलेटर्स की और वो जो स्पेशल ICU जो वार्ड है उनकी जरूरत है। तो वो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वक्त ये सिचुएशन शुरू हुई थी तो उस वक्त पब्लिक सेक्टर में तकरीबन 1300 के करीब वेंटिलेटर्स जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए थे कोरोना पेशेंट के लिए, और बाकी जो है वो जाहिर है चूंकि बाकी बीमारियां भी साथ साथ चल रही हैं उनके लिए रखे गए थे। मगर अब मैं समझती हूँ कि जिस तरह से चाइना से हमें बहुत सारे मजीद वेंटिलेटर्स मिल गए हैं और हमने DHQ हॉस्पिटल तक भी यानी छोटे शहरों तक में भी जो है वो उन वेंटिलेटर्स वाले हॉस्पिटल्स जो हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए। तो ये अब काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो है वो वेंटिलेटर्स जो हैं वो मौजूद है, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे DHQ हॉस्पिटल्स में भी। तो उम्मीद है कि हम लोग आने वाले दिनों के लिए तैयारी जो है वो हुकूमत अपनी पूरी रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर रही है इंशाअल्लाह ताला। जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि कोशिश बहरहाल हुकूमत की तरफ से है, लेकिन एट द डे एंड नाज़रीन बात वही है समीना जो हम दे रहे हैं आगाही के अपने आप को खुद आपने बचाना है और दूसरे बहुत सारों को भी आप इस हवाले से बचा सकते हैं। हम बार बार लोगों को यही चीज समझाते हैं कि इसको सीरियस लें। लोगों के जहन में ये है कि शायद थोड़ा सा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए हैं तो खतरा टल गया है। ऐसी बात हरगिज नहीं है।
खुदा ना इस चीज बढ़ को रहा है समझिए कि ये चीज बढ़ रही है, अपने घरों तक महदूद रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार रोजगार जल्द अज जल्द खुले तो कुछ वक्त के लिए सही, बिल्कुल थोड़ा सही। सब्र और जब्र अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि इसी में आप हम और हम सबकी बका है। अब हमारे जी साथ बिल्कुल। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद जी। हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि ट्रांसमिशन में तमाम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनको उनकी आरा जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मजहबी नुक्ता नज़र से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, मुबारकबाद कबूल कीजिए। सबसे पहले ज़रा ये शेयर कीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक हमारा थोड़ा सा एक कल्चर 1400 साल का इस्लाम का, मुसलमानों का है। इज्तमाइयत को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, इबादात में भी इज्तमाइयत है, सोच इज्तमाई जो है वो इस्लाम ने कही है, इजमा बाकायदा जो है वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है। अब एकदम अचानक जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है कि जी घरों तक रहें, इबादात करें। तो ये किस तरह से आम आदमी को, आम मुसलमान को समझाया जा सकता है कि भाई इस वक्त जान की हुर्मत ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से भी तमाम देखने और सुनने वालों को माह रमज़ान की ये बरकतों वाला जो महीना है और जो घड़ियां हैं वो मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों से जिस मुसीबत में पूरी दुनिया इस वक्त मुब्तला है उससे आज़ाद करे और हमें आने वाली आफात से भी महफूज फरमाए। देखिए, आजकल जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सोशल डिस्टेंस, मैं अगर इसको एक और अंदाज में पेश करना चाहूँ तो दर हकीकत जो आपने कहा ना कि इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देता है इस्लाम, इसको पसंद करता है, तो ये दर हकीकत एक ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने का तरीक़ा भी है। सही। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिस्टेंस रख रहे हैं, बल्कि हकीकत में हम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म बना रहे हैं और उसके अंदर उन आदाब को दाखिल कर रहे हैं जिन आदाब में हर शख्स दूसरे को तकलीफ से महफूज कर रहा है, और जब दूसरे को तकलीफ से महफूज कर रहा है तो वो खुद भी तकलीफ से महफूज हो रहा है। इसी कल्चर को दर हकीकत इस्लाम का कल्चर कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ये बात क्यों बार बार कही कि लोगों रास्ते का हक अदा करो। जब पूछा गया कि रास्ते का हक क्या है तो आपने फरमाया कि रास्ते में उन मकामात पे खड़े मत हुआ करो कि जहाँ से लोगों ने गुजरना है, क्योंकि आने जाने वाला फर्ज है उसको नुकसान, उसको अजियत पहुंचेगी। रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज अगर है जो अजियत दे रही है, रुकावट बन रही है, उसको दूर करो। इसी तरीके से बैत आप अलैहिस्सलाम के हाथ पे लोग किया करते थे, तो एक शख्स जिसको मूजी मरज था उसने जब बैत करने का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये तो किसी ऐसे मूरी मरज में मुब्तला है, तो आपने उसे दूर ही से कहा कि तुम्हारी बैत हो गई। और इस तरह की बहुत सारी बातें, रास्ते में थूकने से मना किया गया, खाने पाने वाली पीने वाली चीजों को ढांप कर रखने की तालीम दी गई, अपनी गलियों बाजारों को और अपने जिस्म को पाक साफ करने का हुक्म दिया गया। इस तरह की जितनी भी तालीमात हैं अगर इनको देखा जाए तो ये किसी भी मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड मुआशरे को तरतीब देने की तालीमात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सिखाई। जब हम रमज़ान का जिक्र करते हैं तो रमज़ान में सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम तो नहीं है रोज़ा। रोज़ा तो दर हकीकत हर किस्म की खराबी से बचने का नाम। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में किसी से झगड़ा ना करो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी को दगा मत दो, किसी को फरेब मत दो। तो ये सब चीजें जिस तरह हम बचते हैं उसी तरीके से घर में रहते हुए गलियों बाजारों में आने जाने वाले लोगों के दरमियान में फासला रखते हुए एक सहूलत को फरोग दिया जा रहा है। तो इस्लाम जो है ये जिंदगी को महदूद नहीं करता बल्कि जिंदगी को महफूज करता है। सही, बिल्कुल सही। महफूज करने के लिए हम जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स लगाकर जो है उसमें गाड़ियों को रोकते नहीं हैं, बल्कि गाड़ियों को जारी रखने के लिए, उनको रवा रखने के लिए एक सिस्टम को फरोग देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अगरचे एक आफत और वायरस एक बीमारी है, लेकिन अगर इसी बीमारी की वजह से ही लोग इस कल्चर को अपना लें कि खामखा लोगों के गले नहीं मिलना, गंदे हाथों से किसी के साथ मुसाफा नहीं करना, और छींक आ जाए तो अपने मुंह पे जो है वो कोई ना कोई चीज उसको ढांप के रखना है, तो
तो ये सब दूसरों को और अपने आप को अजियत से महफूज करने का तरीका है, हमें ये सीखना चाहिए। सही, दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा ये भी शेयर कर दीजिएगा, इबादात के हवाले से ख़ास तौर पर नमाज तरावी है, उसके बाद यानी महीने बाद इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज होगी, जुमे की नमाज के हवाले से SOP आ चुका है, तमाम SOPs मसाजिद के हवाले भी कर दिए गए हैं। किस हद तक लाजिम है इन SOPs पर जो हुकूमत और उलमा के दरमियान एक इजमा की कैफियत के बाद जो है वो बाकायदा नाफिज किए गए हैं, अमल दरामद करना आम आदमी के लिए? देखिए, जहाँ ये SOPs तय किए गए हैं वहाँ एक तवील डिस्कशन हुई है और हर एक मकतब फ़िक्र के उलमा ने, स्कॉलर्स ने, डॉक्टर्स ने उसमें बिल्कुल अपनी आरा का इजहार किया है। 3 बातें जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है। सबसे बुनियादी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कौल से, फरमान से अखज़ की गई है, वो ये है, आपने फरमाया कि मेरी फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि पूरी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। तो जहाँ भी किसी शख्स ने सर झुकाने के लिए सजदा किया तो वो उसके लिए मस्जिद करार पा जाए। इसलिए फ़ज़ाओं में, दरियाओं में, सहराओं में जहाँ भी कोई शख्स नमाज पढ़ना चाहता है, ये मुसलमान वो वाहिद उम्मत है कि जिसे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हर मकाम पर नमाज की ये सहूलत अता कर। इसको पेश नज़र रखते हुए ये इत्तिफाक हुआ कि फ़र्ज नमाजों में भी अगर इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि लोग अपने घरों में और अपने उन महफूज मकामात पर जो है वो इज्तिमाई जमात भी करवा सकते हैं, इस अंदाज में कि फैमिली के तमाम मेंबर्स क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि इनमें से किसी शख्स को ये मरज़ नहीं है, पाक साफ होने का भी एहतमाम कर लेते हैं और उसके दरमियान में भी एक ख़ास मुनासिब डिस्टेंस रखते हुए वो इस इबादत को कर सकते हैं। तो जब फ़र्ज नमाज के बारे में ये इत्तिफाक हो चुका तो नमाज तरावी तो फ़र्ज है ही नहीं, ये तो एक नफली इबादत है, तो किसी भी सूरत में अदा किया जा सकता है, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं इख्तिलाफी। सही जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, बड़ा वाज़े अंदाज में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बता दिया कि जब पूरी दुनिया ही आपके लिए एक मस्जिद का तसव्वुर है कि जहाँ कहीं भी आप सजदा रेज होंगे परवरदिगार आलम को वो कबूल होगा। ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद में ही जाएंगे तो आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज को कबूलियत मिलेगी, और अगर आपने घर में, सहरा में, समंदर में, दरिया में, कहीं भी जहाँ भी आपको जगह मिली आपने सर बसजूद हुए तो वो सब आपके लिए मस्जिद का ही रुतबा रखती है। और जैसे कि उन्होंने फरमाया कि नमाज तरावी का उन्होंने जिक्र किया कि ये फ़र्ज नहीं है, ये उन्होंने कहा कि ये आपके नवाफिल हैं और नफली इबादतें जो हैं वो आप कहीं भी अदा कर सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश शक व शुबे की है नहीं कि हर मुसलमान का दिल करता है कि वो इकट्ठा होकर मस्जिद के अंदर ये तमाम इबादात जो है वो अदा करे। बहैसियत एक मुसलमान ये हमारी रूह का हिस्सा है, हमारा दिल करता है ऐसा करने को, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, हम बार बार ये कहते हैं कि अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी दूसरे के भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है। ऐसा ना हो कि आप अगर अपने तरफ से आप खुद को प्रोटेक्ट भी करके जा रहे हैं और आपकी वजह से किसी दूसरे की जान को नुकसान हुआ, खुदा न खास्ता वो अपनी जान से गया, तो फिर आप सोचिए कि आप वो जो अपने कंधों पे कितना भारी बोझ जो है वो आप लेकर जाएंगे। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा समटाइम, हालांकि हमारे मज़हब ने, हमारे इस्लाम ने हमें बहुत गुंजाइश दी है, हमें हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन हम लोग बहैसियत इंसान के हम लोग उसको मुश्किल बना देते हैं या उसके ऊपर हम इस तरह की बात करते हैं कि जिससे लगता है कि बहुत हम किसी गंभीर मसले की तरफ जा रहे हैं। सो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये मुबारक महीने में इबादतें इसी तरह से आप और हम सब करते रहें। हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं। जी जी बिल्कुल। जी